वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि साइंस के ब्रांचेस क्या-क्या हैं और साइंस को क्यों डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जब हम बात करें साइंस की, तो साइंस की हम बोलते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इस तरह के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में साइंस को डिवाइड किया गया है। तो ये क्यों किए गए हैं? जब साइंस का नॉलेज बढ़ा और लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च बढ़ी तो नॉलेज बढ़ी। एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रूफ हुई और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल और बहुत ज़्यादा उसूल हमें मिले और बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें मिली। तो ये मिक्सअप हो रहा था, यानी कि लिविंग थिंग का भी एक अलग, अगर आप बायोलॉजी को देखें तो उसमें सिर्फ हम लिविंग अ थिंग तो इसमें हम सिर्फ लिविंग थिंग को ही स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो उसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। वहीं फिज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी को ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम सितारों की जियोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी में हम सितारों और कहकशाओं के बारे में स्टडी करते हैं। हम जो है इसके साथ हम जियोलॉजी में जो है वो ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन सब स्टडीज़ को अगर हम सिर्फ साइंस की ब्रांच में ही स्टडी करते तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए स्टडी कर पाना। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप एक ही बुक में, अगर आप 9th और 10th में सिर्फ साइंस के सभी ब्रांचेस को पढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों बुक्स को पढ़ रहे हैं। जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इस तरह के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइंस की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की वजह से हमने इनको डिवाइड कर रखा है ताकि ये मिक्स अप ना हो। यानी कि एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ता है, उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ता है, फिज़िक्स को भी कई हद तक पढ़ता है, मगर फिर उसके बाद फिज़िक्स रह जाती है उससे और वो बायोलॉजी में ही अंदर जाता है। इसके अलावा अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूँ तो वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के साथ ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, ज़्यादा उसका रिलेशन होता है और ज़्यादा उसको पढ़ते हैं। क्योंकि हम पूरे साइंस को एक बंदा स्टडी नहीं कर सकता, साइंस एक समुद्र है और समंदर में आप जितना नीचे जाएँगे वहाँ पर जा सकते हैं, जितना तैरना चाहें उतना तैर सकते हैं और जितना आप उसमें दूर जाना चाहते हैं, जाना जा सकते हैं। यानी कि साइंस एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और फिज़िक्स उसका एक ब्रांच है। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने कहा कि यार ये तो स्टडी कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक शख्स के लिए पूरा साइंस को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि इस साइंस को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसका स्टडी करना हमारे लिए ईज़ी हो। तो हमने क्या किया, मैटर और एनर्जी के जो रिलेशनशिप है और उसको जो है हमने फिज़िक्स का नाम दिया और हम उसको फिज़िक्स में पढ़ते हैं। उस तरह बायोलॉजी को भी हमने डिवाइड किया, लिविंग थिंग को हम उसमें स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल और एटम्स को ज़्यादातर डिस्कस कर रहे होते हैं और जियोलॉजी में हम ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं कि अर्थक्वेक और बहुत ज़्यादा जगहों के बारे में भी हम उसके बा और ज़मीन के और भी हम ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम सितारों के बारे में और में ज़्यादा ये सितारों के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो ये सब हम स्टडी जो करते हैं वो साइंस में करते हैं। अब एक बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ये सभी चीज़ें आती हो। फिज़िक्स किसी एक को फिज़िक्स आती होगी, किसी दूसरे को मैथमेटिक्स आती होगी, किसी तीसरे को बायोलॉजी, किसी चौथे को केमिस्ट्री आती होगी। बेसिक लेवल पर ये चीज़ें सभी को आती होंगी। अगर आपको कोई टीचर है और वो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सभी सिखा रहा होगा और सिखा रहा है, तो आप तो कह रहे होंगे कि ये तो सभी चीज़ों को पढ़ा रहा है। तो के कैसा हो सकता है, एक बंदे को बेसिक आती हो सभी चीज़ों की, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट ना हो। यानी कि उसे सिर्फ़ 9th और 10th की जो सिलेबस है साइंस का और मैं मोटे उस उसका मैथमेटिक्स भी उसे आता हो और उसका साइंस भी उसको आता है, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स भी उसको आता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये तीनों फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं। क्योंकि ये जो 9th और 10th है ये बेसिक चीज़ें हैं, आगे इसमें एडवांस चीज़ें आती हैं, वो उनको नहीं आती होगी। तो इसलिए उनको कोई एक ही चीज़ें आती होगी और किसी एक ही फ़ील्ड के होंगे, मगर उनको बेसिक सा ये दूसरों के बारे में पता होगा तभी वो आपको ये पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम इन सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, इसलिए हमने इसको अपनी स्टडी के लिए, आसानी के लिए हमने साइंस को बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ में डिवाइड किया है कि कोई बायोलॉजी को पढ़ेगा, अगर कोई किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को फिज़िक्स अच्छी लगती है तो फिज़िक्स को पढ़ेगा, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है वो केमिस्ट्री पढ़ेगा। तो इसीलिए साइंस को ही डिवाइड किया गया है।
तो इसीलिए साइंस को डिवाइड किया गया है। यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका है। अब साइंस की ना और भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं जिनके हमारे सिलेबस में 9th के सिलेबस में सिर्फ़ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इंक्लूड है। लेकिन साइंस की और भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं जिसको आप अगर आपका शौक हो तो आप रिसर्च कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इसके साथ हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को अब डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह के साइंस का नॉलेज बढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ी और लोगों ने रिसर्च कंडक्ट की, उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे पास आई, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज जमा हो गया, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया और हमने कहा कि ये साइंस की ब्रांचेस है। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुई, फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की होती गई और फिजिक्स की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बनाए गए, जिनमें से हमारी बुक में कुछ गिवन है, उसको हम स्टडी करेंगे। जिस तरह की साइंस का नॉलेज इंक्रीज़ होता गया और साइंस को डिवाइड हम करते गए, इसी तरह फिजिक्स को भी हम डिवाइड करते गए बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में। तो सबसे पहले हम पहली ब्रांच को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला ब्रांच और सबसे पुराना ब्रांच जो है फिजिक्स का, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के, किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल के मोशन को हम स्टडी करते हैं और उसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है उनको भी हम स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स के भी दो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। उसको हम उसके ऊपर एक एक चैप्टर भी है इस हमारी बुक में, तो उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्या है मैकेनिक्स, क्या चीज़ है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये ब्रांच है एक फिजिक्स का, डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड मोशन ऑफ अ मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पे मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करते हैं और उसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, अंडर द एक्टिंग ऑफ फोर्सेस, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है। मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम मटेरियल के मोशन को हम स्टडी करते हैं और उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, इनको भी हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से गिर जाती हैं और यहाँ से आती हैं और यहाँ पर गिर जाती हैं। ये एक मास है, इसका ये पोजीशन 1 है। जब ये गिरती है, मेरे हाथ से ये गिरती है तो ये यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, ये यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो ये एक मोशन है, कोई चीज़ गिर रही है तो इसके मोशन को भी हम स्टडी कर रहे हैं। ये मटेरियल है और ये मोशन है, ये यहाँ से जो नीचे आई तो इसने मोशन किया, यानी कि इसने ये मूव हुई, तो इस मोशन को हम स्टडी करते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर एक्ट कर रही है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स और भी बहुत ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही होती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पर है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर एक्ट कर रही होती हैं। तो ये है, हम इसको मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया। इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रैक्शन को भी स्टडी करते हैं हम वेट को स्टडी करते हैं और स्प्रिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं और हीट इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच हमारा जो है वो है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ये भी ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट को और टेम्परेचर को। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि हीट और टेम्परेचर को एक ही मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके जहन में होना चाहिए, टेम्परेचर यानी कि हीट, यानी कि एक बॉडी कितनी गर्म है उसको हम कहते हैं कि ये इतना हीटअप हो चुका है। और टेम्परेचर जो है, यानी टेम्परेचर कम, यानी कि अगर हीट ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है। और अगर उसमें हीट यानी कि हॉटनेस कम होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इसका टेम्परेचर लो है। ये टेम्परेचर हीट नहीं है, बल्कि ये हम मेजर करते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी सर्द है। कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी सर्द है उसको हम टेम्परेचर कहेंगे कि ये उस ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का टेम्परेचर है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं हीट और टेम्परेचर को और इसके रिलेशन टू एनर्जी, यानी कि हीट एक एनर्जी है, इसको हम स्टडी करते हैं और टेम्परेचर को भी हम स्टडी करते हैं और इन दोनों का क्या रिलेशन है एनर्जी से, इसको हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। इट इज़ आल्सो डील विद द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि हीट एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में किस तरह से ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस, इसमें हम मेल्टिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। इंजन को हम स्टडी करते हैं, कार रेफ्रिजरेटर में हम स्टडी करते हैं। यानी इंजन का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो क्या होता है कि हम फ्यूल डालते हैं, एक कार में हम फ्यूल डालते हैं तो वो क्या होता है, वो बर्न हो जाता है। वो जब ऑयल जो है उसमें
ऑयल को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने एक कार में डाल दिया है और जब ये बर्न होता है तो इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब इससे हीट प्रोड्यूस होता है तो उस हीट के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक टरबाइन को, यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है, वो रोटेट होता है। इससे ये यहाँ पर क्या होता है, ये एनर्जी है, तो हीट एनर्जी इससे रिलीज़ हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया है, वाटर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर है। ये एनर्जी, हीट एनर्जी क्या करती है, इस वाटर को बॉयल कर देती है और ये जब बॉयल हो जाता है तो यहाँ पर वेपर आ जाती है और वो वेपर जो है वो आ जाती है और वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर देती है और यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है जो कि घूमता है इस तरह से। ये एक पंखा लगा होता है यहाँ पर, ये टरबाइन है और ये घूमता है। जब ये घूमता है तो इससे बिजली प्रोड्यूस होती है। तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि किस तरह से हमने ऑयल को डाला, वो उससे वो जब जली उससे ही वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, उससे बॉयल वाटर जो है वो बॉयल होते हैं, वो उससे वेपर क्रिएट होते हैं और वो वेपर जो है वो वेपर जो है वो टरबाइन को घुमाते हैं और वो जब घुमाते हैं और वो जब घूमती है, वो टरबाइन जब घूमती है तो उससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हम इसमें स्टडी करते हैं कि हम किस तरह से हीट और एनर्जी का किस तरह से यहाँ पर रिलेशन है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए भी बता दिया है। इसको हम इंजन्स में भी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग और मेल्टिंग प्रोसेस हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। यहाँ पर कि किस तरह से फ्रीजिंग यानी कि वाटर किस तरह से फ्रीज होती है, बर्फ़ में कन्वर्ट होती है, और मेल्टिंग जब कोई बर्फ़ जो है यानी कि बर्फ़ जो है वो मेल्टिंग हो यानी कि पिघल जाए, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। तो इनको हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ओसिलेशन एंड वेव्स। ये भी ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं टू एंड फ्रो मोशन एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ओसिलेशन और वेव, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये है ब्रांच, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं टू एंड फ्रो मोशन को। अब टू एंड फ्रो मोशन क्या है, इसको हम डिस्कस में अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन क्या है, जैसा कि इमेजिन करो, ये एक जैसा कि इमेजिन करो, ये एक स्टेन है, ओके, ये फिक्स है, ओके, ये ज़मीन के साथ यहाँ पर फिक्स है। टू एंड फ्रो मोशन को समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैं एक रस्सी बांधता हूँ, रस्सी से यहाँ पर एक बॉल या फिर मास को अटैच कर देता हूँ जिसका कोई वजन है, ओके। तो जब मैं यहाँ पर मैंने मास को अटैच कर दिया है, ओके, जब मैं यहाँ से इसको, यहाँ पर मैं इससे फोर्स लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं इसके ऊपर यहाँ से मैं फोर्स लगाता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये जो मास है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ये मास यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पर ये मास आ जाता है। ये है इसकी, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो इसके मोशन है, मैं जिसको छोड़ूंगा तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा। इस तरह से इसका ये मोशन होता रहेगा और उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। दोबारा से देखिए इस नए डायग्राम के जरिए, ये एक फिक्स है और ये इसकी पहली पोजीशन है, पोजीशन 1, ये मास है और ये उसकी पोजीशन 1 है, पोजीशन 1। जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, यहाँ से मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्या फोर्स, हाथ के जरिए मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पर आ जाती है, ओके। अब ये मास 2, ये मास, ये वही वाली मास है लेकिन यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं इसको पोजीशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इसकी पोजीशन नंबर 2 है। जब ये दोबारा से, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद, मेरे धक्का देने के बाद, अब मैं इसको दोबारा से धक्का नहीं दे रहा मगर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा से यहाँ पर आ रही है। ये जैसे ही यहाँ पर आ जाती है और ये फिर यहाँ पर आ जाती है, ओके। तो इसका ये है मास 3, ये है इसका पोजीशन 3। तो ये क्या होगा, ये है इसका पोजीशन 3 हो, तो ये इस तरह से रोटेट करेगी, यानी कि ये मास पहले यहाँ पर आया फिर यहाँ पर, अब ये यहाँ पर आएगा, ओके, यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा और आखिर में ये रुक जाएगा। तो ये जो मोशन है यहाँ से जो यहाँ तक जाती है, इसको हम क्या करते हैं, ये है टू एंड फ्रू मोशन। क्या है, टू एंड फ्रू मोशन, टू एंड फ्रू मोशन, ये क्या है, टू एंड फ्रू मोशन है, इसका हम टू एंड फ्रू मोशन कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी इस तरह से वाइब्रेशन जो होती है, इस तरह की जो वाइब्रेशन होती है, हम उसको कहते हैं कि ये टू एंड फ्रू मोशन है। एक ही जगह पर हो और वो इस तरह से होता है, यानी इसकी मीन पोजीशन से ये अलग नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से, ये है टू एंड फ्रू मोशन, ओके। तो आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा। अब हम जाते हैं दोबारा से इसी पेज पर। ऑसिलेशन इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ
टू एंड फ्रो मोशन। इसमें हम टू एंड फ्रो मोशन को स्टडी करते हैं, जो कि आपको पता चल चुका है कि टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। इसके साथ हम वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, वेव की जो प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी करते हैं। जब आप पानी में हाथ हिलाती हैं तो उसमें वेव क्रिएट हो जाती है और उसको हम वेव कहते हैं। ओके, 10th में आप वेव को डिटेल में समझने वाले हैं। और मास स्प्रिंग सिस्टम ये भी है एक, ये जो मैंने आपको समझाया है, ये एक टू एंड फ्रो, ये यहाँ पर मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है। मास स्प्रिंग सिस्टम अभी 9th में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके लिए इसीलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मास स्प्रिंग सिस्टम, यहाँ पर एक मास लगा होता है, यहाँ पर मास लगा होता है। ओके, तो ये है मास स्प्रिंग सिस्टम, इसको भी हम स्टडी करते हैं इसमें, ऑसिलेशन इन वेव्स में। इसके बाद हम वाटर वेव्स, जो कि मैंने आपको समझा दिया, वाटर वेव्स को भी स्टडी करते हैं और साउंड वेव को भी हम इसी में स्टडी करते हैं। अब आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने आपको लिख दिया है, अपनी नोटबुक में भी यही डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ओके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाय द वे, जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, अगर मैंने ये अपलोड किया हुआ है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर मैंने ये अपलोड नहीं किया है, ये पीपीटी फाइल, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ओके, अ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक में डाल दूंगा। ओके, फिर तो यहाँ पर से हमारे 3 ब्रांचेस मुकम्मल हो चुके